बंगाल के कांग्रेस के सीनियर लीडर है और बंगाल बीजेपी के माफ कीजिएगा बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहे लोकसभा में, अधीर रंजन चौधरी। ये बड़ी खबर आजकल दिन इनके थोड़े फिरे हुए हैं क्योंकि बंगाल में नहीं कोई पूछ रहा, चुनाव अपना ये हार गए थे और यहाँ एलओपी फिर ये बन नहीं पाए। अब इनकी मुलाकात प्रधानमंत्री से हो रही है और मुलाकात के बाद अधीर रंजन ने पत्रकारों को एक कागज दिखाया और दावा किया कि वो प्रवासी बंगाली मजदूरों पर हमले की बात को लेकर प्रधानमंत्री से मिले थे। एक्चुअली पिछला इलेक्शन ये हार गए और अब अचानक चुनाव से पहले प्रधानमंत्री से मिलने क्यों गए? पत्रकारों ने जब चौधरी से इस मुलाकात को लेकर पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं मिलने के लिए गया था, मैंने पहले अपॉइंटमेंट मांगा था और अपॉइंटमेंट मिला, उसके बाद प्रधानमंत्री से मेरी बात हुई है। अपना कारण तो खैर इन्होंने बता दिया, लेकिन इसकी राजनीति में क्योंकि बंगाल में इलेक्शन है तो बहुत चर्चा होगी कि भाई क्या कुछ पकड़ा है इनके और बीजेपी के बीच में। अधीर साहब लोकसभा में वापसी के लिए अधीर हो रहे हैं। अब वो राज्यसभा के माध्यम से आए या चुनाव लड़कर आए, उनके वापस उनको लोकसभा में आने का है। ममता बनर्जी से जिस तरीके से अधीर रंजन चौधरी ने लड़ाई लड़ी है बंगाल के अंदर, उतना सपोर्ट उन्हें राहुल की तरफ से नहीं मिला, कांग्रेस की तरफ से नहीं मिला। और इस बात की उनकी शिकायत रही है कि हमेशा मैं ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ता रहा और राहुल गांधी की तरफ से ममता बनर्जी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते रहे, जिसके कारण मेरी लड़ाई कमजोर हुई। और वो जिस तरीके से चुनाव आ रहे हैं, उन्हें इस बात का भी दुख है कि पार्टी ने बहुत समर्थन नहीं दिया लोकसभा चुनाव में। राहुल गांधी उनके प्रचार के लिए आते, मल्लिकार्जुन खड़गे आते, संगठन सहयोग करता तो शायद वो चुनाव जीत सकते थे, तो पार्टी ने उन्हें अकेला छोड़ दिया। और मुझे लग रहा है कि अधीर रंजन चौधरी, हो सकता है उन्हें लग रहा होगा कि बंगाल के अंदर कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है, ममता बनर्जी को सिर्फ भारतीय जनता पार्टी रोक सकती है, तो ममता को रोकने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी के जा सकते हैं। और मुझे लगता है इनके बीच में बिल्कुल अगर हुआ तो अच्छी बात बन सकती है, क्यों नहीं बन सकती? एक बयान भी है इनका, स्टेटमेंट सुना दीजिए अधीर रंजन चौधरी का। अधिकारी आ सकते हैं। मैंने मुलाकात करने गए थे इसलिए मुलाकात हुई। मैंने पहले अपॉइंटमेंट मांगे थे और अपॉइंटमेंट के मुताबिक मैं मुलाकात की है। और मुलाकात करने की वजह यह है कि हमारे बंगाल के प्रवासी मजदूरों सारे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं और हिंदुस्तान की बहुत सारे सूबे हैं जहां उन लोगों पे काफी अत्याचार हो रहे हैं, अमानविक तरीके से उनसे बर्ताव किया जा रहे हैं। और यही नहीं, आप ओडिशा में कुछ दिन पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट मुर्शिदाबाद की एक प्रवासी मजदूर जुएल शेख, उनको पीट पीट कर मौत की घाट उतारे गए हैं। एक्चुअली आप इस बात को थोड़ा सोचिए, ये मुद्दा लेकर के गए, प्रधानमंत्री से अपॉइंटमेंट मांगा, प्रधानमंत्री अपॉइंटमेंट दे रहे हैं, तो ये बड़ी बात है इसमें। अब हो सकता है उनको लगा अब तो क्योंकि सांसद भी नहीं है, लेकिन चलिए पूर्व एलओपी हैं, नेता भी नहीं है कांग्रेस के। हाँ, कांग्रेस के नेता भी नहीं है बंगाल के अब तो, मतलब हाँ, मतलब तो फिर इनको अपॉइंटमेंट दिया जाना ये बड़ी बात है। बड़ी बात कुछ नहीं है ना इसमें। ये बड़ी बात है कि जब वहीं आ रहे हैं बीजेपी में तो अपॉइंटमेंट कोई तो ऑफिशियल कारण होना चाहिए। और अधीर रंजन पश्चिम बंगाल में सबसे बड़े ताकतवर नेता हैं जो ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और उसी वजह से वो हारे। कांग्रेस ने भी उनको हराया ऐसा कहा जा रहा है, ममता बनर्जी ने भी वो लड़ाई लड़ी। तो बीजेपी के साथ यदि वो आ जाते हैं तो एक बहुत बड़ी, और वो बंगाली हैं जिसके बीजेपी को एक ऐसे लीडर की भी तलाश है ना, जरूरी नहीं उनके नेतृत्व में वो जाए, लेकिन वो बहुत मदद कर सकते हैं। ममता बीजेपी बंगाल में सारे इंपोर्टेड नेताओं पे चलेगी क्या? नहीं तो अपने हो तभी तो करेगा, कोई इंपोर्टेंट नहीं लगाते। नया घर बनाते हैं, नया घर बनाते हैं तो फिर बाहर से सामान लाते हैं ना। एक स्टेटमेंट इनका याद दिला रहे थे आप। नहीं, मैं भी याद दिला रहा था कि जब अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए यूसुफ पठान से, तो उन्होंने कहा कि बताइए हमने मुसलमानों के लिए तो इतनी लड़ाइयाँ लड़ी, हम इतना उनके पक्ष में बोले, मैं तो कभी ऐसा बोला ही नहीं, हिंदुओं के पक्ष में कभी बात भी नहीं किया, संसद में इनके मुद्दे को उठाता रहा, यहाँ तक कि बांग्लादेशी घुसपैठी है उस मुद्दे पर भी हम इनके साथ खड़े रहे, फिर भी मुसलमानों ने मुसलमानों को वोट दिया, हिंदू होकर के मुझे हरा दिया। ठीक है जी। और एक बात उन्होंने और कही थी, उन्होंने कहा कि किसी ने गांधी परिवार से मेरा हालचाल नहीं लिया। ये दोनों बातें इसको आप गांधी परिवार से मेरा हालचाल लिया, मतलब राहुल गांधी, सोनिया गांधी, गांधी परिवार ने मुझसे पूछा, प्रियंका गांधी, किसी ने उनसे बात नहीं की। उसके कुछ दिनों बाद उनसे पत्रकारों ने पूछा कि भाई आपकी क्या भूमिका होने वाली, तो उन्होंने कहा कि नहीं हमारा कुछ मतलब बातचीत हुआ नहीं, कोई फोन आया नहीं। तो इन दोनों को आप जोड़ लीजिए। नहीं तो क्या बीजेपी में दरवाजे खुल रहे हैं इनके लिए? नहीं, खुलना ही चाहिए। ऐसा नेता जो लड़ रहा हो ममता से राजनीतिक तौर पर, देखिए बिना दरवाजा खोले मुलाकात, इससे बढ़िया क्या है? बिना दरवाजा खोले मुलाकात होती प्रधानमंत्री। दरवाजे खुल गए और मेरे ख्याल से ये अच्छा होगा, उनकी एंट्री होगी तो बीजेपी के लिए मदद हो सकती है, दोनों के लिए अच्छा है। हाँ, अब अगली उनके लिए भी अच्छा, आंखें भी खुल गई सर। अब अगली खबर त्रिपाठी जी बताएंगे क्या हो रहा है यूपी में। अभी वो ब्राह्मणों की बैठक, बीजेपी के ब्राह्मण एमएलए वाला बैठक जो हुई थी, उसके बाद डांट लगी थी। प्रदेश अध्यक्ष ने बोला तो प्रदेश अध्यक्ष को किसी ने बोला होगा कि संभालो ये क्या हो रहा है,
कि बीजेपी के नेता जो हैं ये गुट बना के, वो भी जाति का गुट बना के मिलने लगे हैं। कभी कभी क्षत्रिय विधायक मिलते हैं, कभी ये वाले ब्राह्मण विधायक मिलते हैं। तो उसके बाद तो सबने किनारा कर लिया इस खबर से। जिनके घर में मीटिंग हुई उन्होंने भी कहा नहीं, हमने कोई, ये तो सहभोज था, खाने पे बैठे थे सब, और कोई बात हमने, कोई राजनीतिक चर्चा हमने की ही नहीं। लेकिन माना जा रहा था कि ये एक लॉबी बनाने की, एक दबाव बनाने की, कि ब्राह्मण लॉबी बने एक, और अपने टिकट ना कटें किसी के, क्योंकि अब चुनाव, 1 साल में चुनाव है। तो जिन्होंने ये मीटिंग, जिनके घर पे हुई, पीएन पाठक, इन्होंने आज एक पोस्ट किया है, जय श्री राम, जय सनातन, जय भाजपा। सनातन परंपरा में ब्राह्मण को समाज का मार्गदर्शक, विचारक और संतुलनकर्ता माना गया है। जहां ब्राह्मण एकत्र होता है वहां ज्ञान, विवेक और चिंतन का मंथन होता है, जो हिंदू अस्मिता को सशक्त बनाता है। उसका धर्म समाज को जोड़ना है, विभाजन नहीं है। अब ये सफाई है या डंके की चोट पे कहना है कि हम तो मिले थे, तो मिले थे? चेतावनी है। नहीं, थोड़ा ठिठक कर फिर से खड़े हो जाना है, इसको यूं समझिए। क्योंकि जब पंकज चौधरी ने वो बयान दिया था तो उसके बाद बड़ी शांति हो गई थी, लेकिन उसके बाद फिर लोगों को पंकज चौधरी जी के कुर्मी समाज में कैसे पंकज चौधरी जी का सम्मान हो रहा है, और इसमें कोई बुराई भी नहीं। और फिर लोग ये भी कहने लगे कि महाराजगंज की जो लोकसभा है वहाँ तो सारे ब्राह्मण पंकज चौधरी को वोट करते हैं। फिर पंकज चौधरी ने भी इस पर स्पष्टीकरण दिया। लेकिन एक बात जो भारतीय जनता पार्टी के लिए सचमुच चिंता की है, ये ब्राह्मण विधायक बैठे थे, लड़ाई लड़ने बैठे थे, या सिर्फ क्या था, जिले जिले में कोई न कोई मसला निकालकर ब्राह्मणों की गोलबंदी हो रही है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता की बात है। और आप मतलब सब जगह जगह लोग ये कह रहे हैं कि भाई हमारे हक नहीं बन रहे हैं, हमारे अधिकार नहीं बन रहे हैं, जो नेता है वो ब्राह्मणों की सुन नहीं रहा है। और इससे मुश्किल क्या है कि इससे भारतीय जनता पार्टी को ये वाला तो कोई दिक्कत नहीं है, तो विधायक सांसद लोग हैं, इनको तो एक बार चिट्ठी जाएगी। लेकिन अगर नीचे कार्यकर्ता, मंडल स्तर पर, जिले स्तर पर ये बात होने लगेगी, तब वो चिंता की बात होगी। ये हमने तो पूरे डिटेल में बात की थी ना, वो कि कितने ब्राह्मण, कितने क्षत्रिय, कितने ओबीसी, तो लगभग 100 के लगभग 100 जो हैं वो सवर्ण विधायक हैं। उसमें जितना मुझे याद आ रहा है तो 40 के करीब थे। अब तो ये भी लोग कह रहे हैं ना, पंकज चौधरी के उस बयान के बाद मतलब बड़ा रोचक किस्सा चल रहा है। तो कोई कह रहे हैं कि अब तो ब्राह्मण ठाकुर दोनों नाराज होके थे, तो दोनों अब एक साथ बैठक करेंगे। तो बैठक करके क्या करेंगे? अखिलेश जी को वोट दे देंगे? नहीं, वोट किसको देंगे ये तो आगे जाता है ना, लेकिन होता क्या है, किसी भी तरह का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता है वो तो ऐसे ही क्रिएट होता है ना।